शांत छोटे से गांव के बाहरी इलाके में, जहां हरियाली अपने चरम पर थी और हवा में ताजगी घुली हुई थी, एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए आस्था का केंद्र था। इसके नीचे बैठकर वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, सुख दुख बांटते थे और अक्सर तो बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी यही बनता था। बरगद के पेड़ की जड़ें दूर दूर तक फैली थीं, जैसे यह पेड़ उस धरती का एक अभिन्न अंग हो। इसी गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन तेज तर्रार और जिज्ञासु था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह कभी कभी खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझ बैठता था। उसे लगता था कि उसकी सोच, उसकी समझ सबसे बेहतर है। गांव के बड़े बुजुर्गों की बातों को वह अक्सर अनसुना कर देता था, खासकर जब वे उसे कोई सीख देते। गांव के सरपंच श्रीमान वर्मा एक शांत और समझदार व्यक्ति थे। वे हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचते थे और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। उनकी बातों में अनुभव की गहराई और विनम्रता का संगम था। गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, काका। काका गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी उम्र लगभग 90 साल थी। उनकी आंखें अब ज्यादा कुछ देख नहीं पाती थीं, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान आज भी गांव के लिए अनमोल था। वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही अपना ज्यादातर समय बिताते थे। एक और चरित्र थे मीरा। मीरा अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। वह सीधी सादी, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। वह अर्जुन की बातों को सुनती तो थी, लेकिन मन ही मन उसकी इस आदत से परेशान रहती थी कि वह कभी किसी की सलाह नहीं मानता। और अंत में एक गरीब किसान, जिसका नाम था रामू। रामू सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह गांव के नियमों का पालन करता था और कभी किसी को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव से होकर बहने वाली नदी, जो गांव की जीवन रेखा थी, अचानक सूखने लगी थी। पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं बचा था और पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी थी। गांव में चिंता का माहौल छा गया। ये सब उन पुराने बेकार के तरीकों की वजह से हो रहा है। हमें आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहिए। अर्जुन, जो हमेशा खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझता था, इस समस्या का हल अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो गांव के लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताता, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अर्जुन बेटा, हमें मिलकर सोचना होगा। तुम्हारी बात में कुछ दम हो सकता है, लेकिन हमें सभी की राय लेनी चाहिए। सरपंच जी, आप भी पुरानी सोच के हैं। हमें तुरंत कुछ बड़ा करना होगा। मैं जानता हूं कि शहर से कुछ इंजीनियरों को बुलाया जाए, जो हमारी नदी के लिए एक नया रास्ता बना सकें। अर्जुन, क्या ये संभव है? नदी का रास्ता बदलना कोई आसान काम नहीं है। काका, आपके समय की बातें अब नहीं चलती। हमें तेज सोचना होगा, तेज काम करना होगा। मीरा, तुम भी। तुम्हें हमेशा डर लगता है। हमें रिस्क लेना सीखना होगा। काका, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ याद कर रहे हों। बेटा अर्जुन, हर समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं मिलता। कभी कभी धीरज रखना भी जरूरी होता है। अर्जुन ने अपनी बात मनवाने के लिए गांव के कुछ और युवाओं को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि वे शहर से उन इंजीनियरों को बुलाएंगे और नदी का रास्ता बदलवाएंगे, चाहे गांव वालों की मर्जी हो या ना हो। रामू, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अपनी मेहनत से पेट पालता था, इस बात से बहुत चिंतित था। उसने काका से सलाह लेने का फैसला किया। काका जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अर्जुन जो कर रहा है वो ठीक नहीं लग रहा। बेटा रामू, चिंता मत करो, सच कभी छिपता नहीं। लेकिन काका जी, अगर उन्होंने नदी का रास्ता बदल दिया तो क्या होगा? हमारे खेत, हमारी फसलें। काका ने रामू को एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले इसी इलाके में एक बड़ा जंगल था। जंगल के बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी, जो सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी थी। जंगल के निवासी, जिनमें पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े शामिल थे,
उस नदी से ही अपनी प्यास बुझाते थे। नदी अपने रास्ते बहती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक बहुत ही शक्तिशाली राजा उस इलाके से गुजरा। राजा को वो नदी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि नदी का रास्ता सीधा होना चाहिए ताकि उसके घोड़े और रथ आसानी से गुजर सकें। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि नदी के रास्ते को सीधा कर दिया जाए। सिपाहियों ने मिलकर पेड़ काटने शुरू कर दिए, पहाड़ियों को तोड़ा और नदी के प्राकृतिक बहाव को बदलने की कोशिश की। उन्होंने नदी के रास्ते को सीधा कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने जंगल के कई पेड़ काट दिए और कई छोटे छोटे जल स्रोतों को बंद कर दिया। राजा खुश था कि नदी अब सीधी बह रही है, लेकिन कुछ ही समय बाद जंगल पर विपत्ता आ गई। नदी का पानी तो सीधा बहने लगा, लेकिन उसके साथ साथ जंगल की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर दूर जाने लगी। जिन पेड़ों को काटा गया था उनकी जगह अब खाली हो गई थी। बारिश का पानी भी सीधा बह जाता था, जिससे जमीन में नमी कम हो गई। धीरे धीरे जंगल सूखने लगा, पेड़ मुरझाने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खत्म होने लगे। जो नदी पहले जीवनदायिनी थी वो अब विनाश का कारण बन गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल वीरान हो गया था और नदी का पानी भी कम होने लगा था, क्योंकि आसपास के जल स्रोत बंद हो चुके थे। उस दिन से राजा ने सीखा कि प्रकृति के नियमों को बदलना, उसके साथ छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने प्रकृति से माफी मांगी और फिर से जंगल को हरा भरा करने की कोशिश की, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल था। काका जी, तो क्या हमें अर्जुन को रोकना चाहिए? बेटा, रोकना किसी को नहीं चाहिए। हर किसी को अपनी गलती से सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमें उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। अर्जुन बेटा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। सरपंच जी, आप भी? मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे। बेटा, मैं गांव का सरपंच हूँ। मेरा काम गांव की भलाई देखना है, ना कि किसी एक व्यक्ति की जिद पूरी करना। तभी मीरा दौड़ती हुई आई। अर्जुन रुक जाओ, काका जी ने मुझे कुछ दिखाया है। मीरा, अर्जुन और बाकी सबको बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। वहाँ काका ने एक पुरानी किताब खोली। ये हमारे पुरखों की लिखी हुई किताब है। इसमें हमारे इलाके के बारे में बहुत कुछ लिखा है। काका ने किताब का एक पन्ना पलटा। देखो, इसमें लिखा है कि हमारी ये नदी सीधे नहीं बहती थी। ये कई छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती थी, और इन धाराओं को जीवित रखने के लिए इस इलाके में कुछ खास तरह के पेड़ और पौधे थे जो जमीन में नमी बनाए रखते थे। काका ने आगे पढ़ा। इस इलाके में एक छोटा सा पहाड़ी झरना भी था जो इस नदी को ताजा पानी देता था, लेकिन सदियों पहले किसी गलतफहमी के कारण उस झरने का रास्ता बदल दिया गया था और वो सूख गया। उसी के बाद से नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा था। अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या नदी इसलिए सूख रही है? हाँ बेटा, और तुम्हारे इस नए रास्ते से ये समस्या और भी बढ़ सकती है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हमें और भी बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। इंजीनियर भी ये सब सुनकर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो बस नदी को सीधा करने पर ध्यान दे रहे थे। हमें माफी मांगनी चाहिए। हमने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया। काका जी, सरपंच जी, मीरा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत घमंडी था। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उससे सीखें। काका ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हर समस्या का एक हल होता है, और हल अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम उसे ढूंढना नहीं चाहते। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इंजीनियरों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने काका की बताई हुई पुरानी जानकारी का उपयोग किया। उन्होंने झरने का रास्ता खोजने और उसे फिर से नदी से जोड़ने का फैसला किया। ये काम आसान नहीं था, लेकिन सब ने मिलकर काम करने की ठानी। गांव वाले भी अब अर्जुन के साथ थे। वे सब मिलकर उस झरने की तलाश में निकल पड़े। रामू, जो हमेशा से प्रकृति से जुड़ा था, उन्हें रास्ते दिखाता रहा। काका जी ने बताया था कि ये झरना उस पहाड़ी के पीछे है जहाँ कुछ खास तरह के पेड़ उगते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें वो पहाड़ी और वो खास तरह के पेड़ मिले। उन्होंने खुदाई शुरू की। आखिरकार उन्हें झरने का पुराना रास्ता मिल गया। वे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी मेहनत से उस रास्ते को साफ किया और झरने के पानी को नदी की ओर मोड़ दिया। धीरे धीरे नदी में पानी का स्तर बढ़ने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी। पीने के पानी की किल्लत भी दूर हो गई। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो दूसरों की बात सुनने लगा था और उनकी सलाह का सम्मान करने लगा था। उसने सीखा कि ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं होता, बल्कि अनुभव और बड़ों की बातों में भी छिपा होता है।